बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज टू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी जितनी भी हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हैं हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रिजल्ट फ्रॉम वेरियस नेचुरल प्रोसेस। तो जितने भी लाइफ है अर्थ के ऊपर वो डिफरेंट नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए उसकी वैरायटी जो है वो पैदा हुई। सेवरल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ लाइफ इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाइड। तो बहुत सारी थ्योरी हैं एवोल्यूशन के रिलेटेड जो ये बयान करती है कि किस तरह से लाइफ डाइवर्सिफाई हुई। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर मेजर साइंटिफिक थ्योरी बिहाइंड लाइफ डाइवर्सिटी। तो इसमें हमने आज डिस्कस करना है वो मेजर थ्योरीज जो एवोल्यूशन में डिस्कस की जाती हैं और जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, proposed by Charles Darwin in one of the Origin of Species in 1859। तो ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में पेश की थी। इसमें इसका एडवांटेज क्या है? ट्रेड्स इंक्रीज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल और उसकी रिप्रोडक्शन वो उसके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्श है तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस तरह से डेवलप करेगा और उस हार्श इन्वायरमेंट को बेयर करेगा और फिर वहाँ पर अपने बच्चे पैदा करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये थ्योरी उसको सपोर्ट करती है। ओवर टाइम अडेप्टेशन एंड स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन अकर। विद द पैसेज ऑफ टाइम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अडेप्टेशन पैदा हो जाएंगी, फिर वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करेगा कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को बेयर कर सके। तो उसको हम कह देते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ जिराफ्स लॉन्ग नेक। जो पहले जिराफ हुआ करते थे उनकी नेक जो है वो उसकी लेंथ बहुत छोटी हुआ करती थी। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जिराफ को उसकी फूट ज़मीन पर ना मिली, बहुत कम हो गई उसकी फूट, तो फिर उसने ट्रीज़ के लीफ जो हैं दरख्तों के पत्ते वो खाना शुरू कर दिए। तो उसके लिए फिर अपनी गर्दन को इस्तेमाल किया। तो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता गया और उसकी गर्दन जो है वो लॉन्ग होती गई। और ये लॉन्ग नेक एक अडेप्टेशन थी जिराफ की कि वो ट्रीज़ के लीफ खा सकता है। तो ये करैक्टर जो जिराफ लॉन्ग नेक वाले थे वो सरवाइव कर गए उस इन्वायरमेंट में, और जो जिराफ जिनकी नेक छोटी थी, जिनका लेंथ छोटी थी नेक की, तो वो सरवाइव ना कर सके। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं ये है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करेगी ऑर्गेनिज्म को कि वो किस इन्वायरमेंट में रहेगा। सेकंड थ्योरी है लामार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। तो ये डार्विन से पहले इसने ये थ्योरी पेश की थी। proposed by Jean Baptiste Lamarck, suggested that organism change trait based on use or disuse। अब इसमें उसने क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, अगर उसने अपने बॉडी कोई एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया तो वो बॉडी पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसने अपने बॉडी पार्ट्स कोई भी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट उसका इस्तेमाल कम कर दिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बॉडी पार्ट डिसअपेयर हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में भी वो बॉडी पार्ट फंक्शनल नहीं होगा। दीज चेंजेस आर पास टू ऑफ सुप्रीम, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी। एग्जाम्पल है जिराफ स्ट्रेचिंग देयर नेक ओवर जनरेशन। वही कि जिराफ विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी नेक को स्ट्रेच करते रहे जिससे उसकी नेक का यूज़ ज़्यादा होता गया और वो ज़्यादा लॉन्ग होते गए। तो ये लॉन्ग नेक ये एक्वायर्ड करेक्टर थे, तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, प्रपोज बाय हॉगो डिवरीज, स्टेट दैट म्यूटेशन सडन जेनेटिक चेंज क्रिएट न्यू ट्रेट। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चेंज आती है वो म्यूटेशन की वजह से आती है। ठीक है, अब वो म्यूटेशन एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हुई तो उस ऑर्गेनिज्म ने आगे वो म्यूटेशन पास कर दी नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो बेनिफिशियल म्यूटेशन होगी मे लीड टू न्यू स्पीशीज। जो बेनिफिशियल होगी म्यूटेशन वो न्यू स्पीशीज को प्रमोट करेगी, और जो लीथल म्यूटेशन होगी वो उस स्पीशीज को मार देगी और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है मौत चेंजिंग कलर ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ज़रिए मौत ने अपना कलर ब्लैक किया, तो उस ब्लैक मौत को फिर उसका प्रेडिटर जो भी स्पैरो है या कोई ऐसा बर्ड है जो उस मौत को खाता था, उसका प्रेडिटर था, वो फिर उस मौत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर एंड इट्स ब्लैक बैकग्राउंड। कि ट्रीज़ के ऊपर ये मौत होते हैं तो ट्रीज़ की बार का कलर भी ब्लैक होता है और मौत का कलर भी ब्लैक होगा, तो वो फिर कैमोफ्लेज हो जाएगा और वो अपने प्रेडिटर को नज़र नहीं आएगा। फिर ये जो म्यूटेशन है ये मौत के लिए बेनिफिशियल है, तो ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगी और इससे मौत की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है थ्योरी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, कंबाइन डार्विन
नेचुरल सिलेक्शन विद मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और मेंडल्स के जो लॉ हैं, जेनेटिक लॉ, उसको कंबाइन कर दें तो एक नई थ्योरी बनती है, उसको हम कह देते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। एवोल्यूशन अकर थ्रू म्यूटेशन। अब इस थ्योरी में क्या-क्या चीज़ें हैं कि कोई भी जो एवोल्यूशन है वो म्यूटेशन से होती है, ठीक है? या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट से होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? चांस ऑफ सर्वाइवल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म नेचुरल डिज़ास्टर में सर्वाइव करता है तो उसके बैड जीन भी, गुड जीन भी सारे के सारे सर्वाइव करेंगे। तो ये होता है चांस। ये अब ऑर्गेनिज़्म पे डिपेंड नहीं है कि वो फिट था या अनफिट था। जो भी ऑर्गेनिज़्म नेचुरल डिज़ास्टर में बच जाएगा उसके जीन आगे पास आउट हो जाएँगे। सपोर्टेड बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फॉसिल्स एविडेंस। तो ये थ्योरी इसको सपोर्ट किया जाता है मॉलिक्यूलर एविडेंस से। मॉलिक्यूलर एविडेंस क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम एक एंटीबायोटिक को बार बार इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और वो म्यूटेशन उसके लिए बेनिफिशियल होती है और उस म्यूटेशन से फिर वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं। फिर कोई भी एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट काम नहीं करती। नेक्स्ट है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम थ्योरी, प्रपोज बाय स्टीफन जे गोल्ड एंड नाइल एडल्ट। इसने ये थ्योरी पेश की थी। इसमें उसने क्या कहा? एवोल्यूशन हैपन इन रैपिड बर्स्ट विद लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर एवोल्यूशन एब्रप्ट होती है, फास्ट होती है और सडन होती है। इसकी एग्जांपल है चैलेंजेस ग्रेजुअल एवोल्यूशन, फॉसिल रिकॉर्ड शोइंग सडन स्पीशीज अपीयरेंस। कि कुछ फॉसिल रिकॉर्ड में भी देखा गया है कि एक स्पीशीज जिस एरिया में नहीं थी और सडनली वो उस एरिया में आ जाती है। और दूसरा इसकी जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की एक और एग्जांपल वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कह दी जाती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अंदर सडन आ जाती है तो वो भी पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में ही काउंट की जाती है। नेक्स्ट है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, proposed by Lane Margulis, suggested that complex cells evolved from symbiotic relationship। कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सेल हैं वो एक दूसरे के साथ उनका एक रिलेशन था, फिर एक सेल दूसरे सेल के अंदर सिम्बायोटिकली रहने लग गया, उसको वो शेल्टर मिलता रहा और जो बिग सेल था वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता रहा और साथ साथ जो स्मॉल सेल था उससे वो अपनी ज़रूरत पूरी करता था, यानी कि वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद थे। इसकी एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी एक बैक्टीरियल सेल ही थे, लेकिन क्या हुआ कि एक बड़ा बैक्टीरियल सेल था, उसने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इंजेस्ट किया और वो डाइजेस्ट करने की बजाय अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया और माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहा और क्लोरोप्लास्ट उसको फूड बनाने में हेल्प करता रहा। तो इस तरह से प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बना था। सपोर्टेड बाय डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसकी जो हमें एविडेंस मिलता है वो ये मिलता है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसका अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है और न्यूक्लियस का अपना डीएनए है। ठीक है, तो ये इस बात का सबूत है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट लास्ट वन है कंक्लूजन, मल्टीपल थ्योरी कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड लाइफ डाइवर्सिटी। तो बहुत सारी थ्योरी हैं इसके अलावा भी जो लाइफ की डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं। मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी इंटीग्रेट मल्टीपल साइंटिफिक फील्ड। तो जो मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी है वो मल्टीपल साइंटिफिक फील्ड को कवर करती है। रिसर्च कंटिन्यू टू रिफाइन नॉलेज ऑफ लाइफ ओरिजिन। अभी भी इस पर रिसर्च हो रही है और शायद फ्यूचर के अंदर कोई और थ्योरी भी एवोल्यूशन थ्योरी आ सकती है जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करेगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।